नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेडिवियल इंडिया की हिस्ट्री। तो इसमें भी एक सब पार्ट आता है, दैट इज़ अर्ली मेडिवियल पीरियड। अर्ली मेडिवियल पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो होता है 650 टू 1206 AD। तो अर्ली मेडिवियल पीरियड में जो नॉर्थ में राजा रूल कर रहे थे, पहले उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर नदर्न के बाद सदर्न पार्ट में जो राजा रूल कर रहे थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया के बारे में, और इसको कहा जाता है राजपूत पीरियड, क्योंकि इस टाइम पे राजपूत लोगों ने रूल किया था। तो पहले के टाइम में मेडिवियल पीरियड से पहले जो टाइम था, तब कौन से राजा रूल कर रहे थे? हर्षवर्धन। ठीक है, आफ्टर हर्षवर्धन द राजपूत्स emerged as a powerful force in northern India and dominated the Indian political scene for nearly 500 years from the 7th century। तो हर्षवर्धन राजा के बाद राजपूत लोगों ने रूल करना स्टार्ट कर दिया था, और इन्होंने कितने टाइम तक रूल किया था? दैट इज़ 500 ईयर्स फ्रॉम 7th सेंचुरी। तो राजपूत पीरियड में जो राजा आए थे उन सभी का नाम बता रखा है। इसमें हम 10 इम्पॉर्टेंट किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, 10 इम्पॉर्टेंट राजपूत किंगडम, और हर एक किंगडम के एक फाउंडर रहे होंगे जिन्होंने उस किंगडम को स्थापित किया होगा, और उसकी कैपिटल भी। ठीक है, तो पहला आता है इसमें चौहान ऑफ दिल्ली अजमेर। तो इसकी कैपिटल थी दिल्ली, और इसके जो फाउंडर हैं जिन्होंने स्थापित किया था ये किंगडम, इनका नाम था वासुदेव। नेक्स्ट आता है परिहार ऑफ कन्नौज। इनकी कैपिटल थी अवंती, और इनके फाउंडर कौन थे? नागभट्ट फर्स्ट। नेक्स्ट आता है परमर ऑफ मालवा। इनकी कैपिटल थी उज्जैन, और इनके फाउंडर कौन थे? श्री हर्षा। नेक्स्ट किंगडम है चालुक्य ऑफ काठियावाड़। इसकी कैपिटल है अनिहलवाड़ा, जो कि गुजरात में प्रेजेंट है, और इसके फाउंडर का नाम है मूल राजा फर्स्ट। अगला किंगडम आता है राष्ट्रकूट ऑफ मलखंड। इसका कैपिटल है मन्यखेत, और इसके फाउंडर का नाम है दंती दुर्ग। अगला है चंदेला। चंदेला का जो कैपिटल है वो है खजुराहो, और महोबा, और कलिंजर, और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है नन्नुक चंदेला। अगला राजपूत किंगडम है कलछुरी ऑफ छेदी। इसकी कैपिटल है त्रिपुरी, और इसको किसने फाउंड किया था, किन्होंने इसको स्थापित किया था? दैट इज़ कोक्कल फर्स्ट। नेक्स्ट राजपूत किंगडम आता है राठौर ऑफ कन्नौज। तो इनकी कैपिटल तो कन्नौज ही थी, और इसके फाउंडर का नाम है चंद्रदेव। अगला आता है तोमर ऑफ सराउंडिंग एरियाज़ ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली। तो इनकी बस कैपिटल का नाम गिवन है, दैट इज़ दिल्ली का, और इनके फाउंडर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है गुहिलोटा ऑफ मेवर। इसकी कैपिटल है चित्तौर, और इनके फाउंडर का नाम है बप्पा रावल एंड हामिर फर्स्ट। तो इन सभी 10 राजपूत किंगडम्स को, इनके कैपिटल्स को, और इनके फाउंडर्स को, ठीक है, इन सभी चीज़ों को याद रखना आप। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक आता है इसमें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो देखिए जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर ट्राइपार्टाइट, इसका मतलब क्या होता है इसको जानते हैं पहले। तो यहाँ पर एक देखो वर्ड लिखा है यहाँ पर ट्राइपार्टाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो ट्राई लिखा है, ट्राई का मतलब क्या हो गया? 3, ठीक है, और ये क्या है? पार्ट, यानी कि 3 भाग। भाग वो रेस वाला नहीं है, पार्ट वाला है, ठीक है, हिस्सा वाला, 3 भाग। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे 3 ग्रुप्स हैं जिनके बीच में स्ट्रगल हो रही है, यानी लड़ाई हो रही है। और किस चीज़ की लड़ाई है ये? सुपरमेसी की, कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है,
किस में ज़्यादा ताकत है, कौन बलशाली है, इन सब चीज़ों को लेकर 3 ग्रुप्स में लड़ाई हो रही है। अब आगे पढ़ेंगे जब हमें पता चलेगा कि ये 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आता है, दैट इज़ टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ 8th century AD देयर वर 3 ग्रेट पावर इन इंडिया, द पालास इन द ईस्ट, द गुज्जर प्रतिहार इन द नॉर्थ एंड द राष्ट्रकूट इन द डेक्कन। तो ऐसे 3 बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पावर थी जो कि अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में फैली हुई थी। तो पालास थे कहाँ पर, ईस्ट में थे ये। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार, ये थे नॉर्थ में। और तीसरा क्या है, राष्ट्रकूट, ये थे डेक्कन में यानी साउथ साइड में थे। ठीक है, इन तीनों के बीच में ही लड़ाई हो रही थी। द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर द सुपरमेसी अमंग पालास, प्रतिहार्स एंड द राष्ट्रकूट्स वॉज द इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस सेंचुरी। तो 8th सेंचुरी में हमने पढ़ा कि 3 ऐसी पावर थी जो कि इवॉल्व हो रही थी इंडिया में, दैट इज़ पालास, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो इन तीनों में ही सुपरमेसी की लड़ाई थी। अभी जैसे मैंने बताया सुपरमेसी मतलब कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, किस में ज़्यादा ताकत है। तो इसी बात को प्रूव करने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। और 8th सेंचुरी में यही एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है। द मेन कॉज ऑफ दिस स्ट्रगल वॉज द डिज़ायर टू पोजेस द सिटी ऑफ कन्नौज विच वॉज देन अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी। तो हमें ये तो पता चल गया कि सुपरमेसी के लिए लड़ाई चल रही थी, ठीक है, लेकिन इसका जो मेन रीज़न था वो था कन्नौज पे कब्ज़ा करने का, जो कि एक सॉवरेनिटी का सिंबल है, दैट इज़ शक्ति का प्रतीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है पालास, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो रूलिंग टाइम है वो था 750 से लेकर 1150 तक। गोपाला फाउंडेड दी पाला एम्पायर इन 750 AD। तो इसके फाउंडर कौन है, गोपाल, इन्होंने पाला किंगडम को फाउंड किया था। नेक्स्ट है हिज सन धर्मपाल सक्सीडेड हिम, धर्मपाल रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। तो गोपाल के बाद इनके बेटे धर्मपाल ने राजगद्दी को संभाला था और धर्मपाल ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था। और इससे हमको ये भी पता चलता है कि जो धर्मपाल हैं वो एजुकेशन को बढ़ावा देते थे। नेक्स्ट है ही फाउंडेड दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्थापित किया। द पाला डायनेस्टी वॉज सक्सीडेड बाई सेना डायनेस्टी ऑफ बंगाल। जब पाला वंश खत्म हो गया था उसके बाद आए थे सेन वंश, और ये सेना वंश कहाँ से थे, बंगाल से थे। जयादेव वॉज द ग्रेट कोर्ट पोएट ऑफ लक्ष्मण सेन। तो जो जयदेव हैं जो कि गीत गोविंद के रचयिता हैं, क्रिएटर हैं, ये लक्ष्मण सेन के एक कोर्ट पोएट थे यानी दरबारी कवि थे। तो इस ट्राई पार्टाइट में से हमने एक फर्स्ट वाला पढ़ लिया है, दैट इज़ पालास। नेक्स्ट आता है दी प्रतिहार्स। इनका रूलिंग टाइम क्या था, 730 से लेकर 1036 AD तक। दी प्रतिहार्स आर ऑल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार्स, प्रोबेबली बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान। तो जो प्रतिहार्स है इनको गुर्जर प्रतिहार्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए थे, गुजरात से या फिर साउथ वेस्ट राजस्थान से। मिहिर भोज वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इस वंश के जो महान राजा थे उनका नाम क्या है, मिहिर भोज, और इनका रूलिंग टाइम भी बता रखा है 836 से लेकर 882 AD तक। नेक्स्ट है ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अधिवार। तो मिहिर भोज विष्णु भगवान के भक्त थे और इनको एक टाइटल दिया गया था, दैट इज़ आदिवरा। अब पालास और प्रतिहार्स के बाद जो तीसरे पावर थे उनका नाम क्या है, राष्ट्रकूट।
नेक्स्ट आता है द राष्ट्रकूट। इनका रूलिंग टाइम था 752 से लेकर 973 AD तक। दंती दुर्ग हु फिक्स्ड हिज कैपिटल एट मालखेड फाउंडेड द कैपिटल। तो राष्ट्रकूट के जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है? दंती दुर्ग। और इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पर स्थापित करी थी? मालखेड में, जो कि कर्नाटका में प्रेजेंट है। द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर वर गोविंदा III एंड अमोघ वर्ष। तो राष्ट्रकूटों में जो सबसे महान राजा थे वो थे गोविंद III और अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष रूल्ड फॉर 64 years, but by temperament he preferred pursuit of religion and literature to war। तो अमोघ वर्ष ने 64 years तक रूल किया था, लेकिन उसका जो प्रेफरेंस था वो युद्ध के बजाय धर्म और लिटरेचर की तरफ था। ठीक है, उसको युद्ध करना ज़्यादा पसंद नहीं था, वो धर्म के मार्ग पर चलते थे और लिटरेचर की ओर थे। ठीक है, उनका पूरा विजन। ही वॉज हिमसेल्फ एन ऑथर एंड रोट कवि राजमार्ग, द अर्लीस्ट कन्नड़ बुक ऑन पोएटिक्स। तो अमोघ वर्ष खुद ही एक लेखक भी थे और उन्होंने एक कवि राजमार्ग नाम का एक पोएटिक लिखा जो कि काफ़ी पुराना है, और ये सबसे पहली पुस्तक उन्होंने लिखी थी। द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश एट एलोरा वॉज बिल्ड बाई वन ऑफ द राष्ट्रकूट किंग्स, दैट इज़ कृष्णा फर्स्ट। तो जो सबसे फेमस रॉक कट टेम्पल है कैलाश का, शिव भगवान का, जो कि एलोरा में प्रेजेंट है, वो एक राष्ट्रकूट राजा ने ही बनवाया था जिनका नाम है कृष्णा फर्स्ट। अब हम बाकी के रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे राजपूत किंगडम के। तो इसमें आता है, पहला है पृथ्वीराज चौहान। और इनका रूलिंग टाइम है 1178 से लेकर 1192 तक। So he ruled over Delhi and Agra and fought two important battles, which are first battle of Tarain was fought in 1191 between the forces of Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori, in which the latter was defeated. Second battle of Tarain was fought in 1192 when Muhammad Ghori again invaded India, in which Prithviraj Chauhan was defeated and captured and later on slain. The kingdom of Delhi fell to Muhammad Ghori। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने दिल्ली और आगरा पर रूल किया था और उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट बैटल्स भी लड़ी थी। तो पहली बैटल आती है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, जो कि 1191 में हुई, और ये लड़ाई किसके बीच में थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो जो पहली लड़ाई हुई उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। ठीक है, उसके बाद 1192 में जब सेकंड बैटल हुई थी उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। अब मोहम्मद गौरी जीता है तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान का जो दिल्ली वाला पोर्शन था उसको अपने कब्ज़े में कर लिया था। तो दिल्ली का किंगडम अब किसके अंडर आ गया था? मोहम्मद गौरी के। द बैटल ऑफ टेरेन हैड ग्रेट significance in the political scene as it led to the establishment of Muslim rule over North India and subsequently in the south of several centuries। तो ये जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ टेरेन जो थी, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था राजनीतिक कंडीशंस पे, और इसी की वजह से नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम्स का राज हो गया था। ठीक है, मुस्लिम लोग रूल करने लगे थे नॉर्दर्न इंडिया में। अब अगले इम्पॉर्टेंट रूलर का नाम बता रखा है, दैट इज़ जयचंद। जयचंद है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर। इन्होंने रूल किया था 1169 से लेकर 94 तक। ठीक है, ही वॉज द लास्ट राजपूत किंग हु वॉज ऑल्सो डिफीटेड एंड किल्ड बाई मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदवार। अब देखो बैटल ऑफ चंदवार कब हुई थी? 1194 में। तो जयचंद राठौर
सबसे लास्ट रूलर थे राजपूत किंगडम के, ठीक है। राजपूतों में से सबसे लास्ट जो राजा थे उनका नाम था जयचंद, और इन राजा को भी मोहम्मद घोरी ने हरा दिया था और हराकर इनको मार दिया था। अब पूरा राजपूत किंगडम ख़त्म हो गया था, तो जितनी भी एरिया पर राजपूत लोगों ने अपना शासन बना रखा था वो सभी अब किसके अंडर आ गया था? मोहम्मद घोरी के, ठीक है। अब मोहम्मद घोरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन गया था। नेक्स्ट आते हैं राणा कुंभ। अगले रूलर का नाम क्या है? राणा कुंभ। इनका रूलिंग टाइम था 1433 टू 68। राणा कुंभ वॉज द फेमस रूलर ऑफ मेवाड़। तो मेवाड़ के जो फेमस रूलर थे उनका नाम था राणा कुंभ। ही डिफीटेड मोहम्मद खिलजी एंड erected द टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़। तो राणा कुंभ ने मोहम्मद खिलजी को हराकर चित्तौड़ में एक विक्ट्री स्तंभ बनवाया था, जो कि एक विक्ट्री मेमोरी के रूप में था, ठीक है। हिज सक्सेसर्स राणा संग्राम सिंह एंड राणा प्रताप वर ऑल्सो ग्रेट किंग्स ऑफ मेवाड़ स्टेट। सक्सेसर्स मतलब कि उनके बेटे, ठीक है, उनके आगे के वंश। तो राणा कुंभ के बाद कौन रूल करने लगे थे? राणा संग्राम। फिर राणा संग्राम के बाद कौन रूल करने लगे थे? राणा प्रताप। और ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ग्रेट राजा थे। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द राजपूत किंगडम्स। अब कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं राजपूत किंगडम के, उनको पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ राजपूत किंगडम। द कंट्री रिमेन्ड फ्री ऑफ इन्वेजन्स बट लॉस्ट फॉरेन कॉन्टैक्ट। तो राजपूत साम्राज्य फॉरेन इन्वेशन से काफ़ी हद तक सुरक्षित थे, यानी कि बाहर से अब कोई भी ऐसा रूलर नहीं होगा कि वो आ गया और अटैक कर दिया राजपूत किंगडम पर और उनकी सभी ज़मीन और हर चीज़ उन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली। इन सब चीज़ों से ये फ्री हो गए थे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ राजपूत ने अपना जो फॉरेन कनेक्शन था वो भी खो दिया था, ठीक है। द कास्ट सिस्टम वॉज रिजिड। तो जो कास्ट सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा सख्त था। हर व्यक्ति अपने काम में और अपनी स्थिति में ही बंधा रहता था। द राजपूत वर प्राउड वॉरियर एंड पीपल बट हॉस्पिटेबल। तो राजपूत अपने गर्व और वीरता के लिए जाने जाते हैं। वो लोग अच्छे योद्धा भी थे और साथ ही साथ बहुत ही मेहमान नवाज भी थे, ठीक है। अच्छी खातिरदारी करते थे। इन द फील्ड ऑफ कल्चर मैनी ग्रेट फोर्ट्रेसेस एंड temples were built by them such as Khajuraho लिंगराज मंदिर, सन टेम्पल एंड द जगन्नाथ टेम्पल, दिलवारा टेम्पल। तो राजपूत कल्चर के मामले में भी काफ़ी आगे सोचते थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स बनवाए थे, जैसे कि खजुराहो टेम्पल इन मध्य प्रदेश, लिंगराज टेम्पल इन ओडिशा, सन टेम्पल ओडिशा में बनवाया था, जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में और दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू में। ये सभी टेम्पल्स राजपूत लोगों ने ही बनाए थे, ठीक है, राजपूत किंग्स ने ही। द कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ राजपूत। अब राजपूत के ख़त्म होने का कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। अब उन कारणों के बारे में पढ़ते हैं कि किन वजह से राजपूत किंगडम ख़त्म हो गया था। तो पहला पॉइंट आता है इसमें लैक ऑफ यूनिटी एंड फोरसाइटेडनेस। लैक ऑफ यूनिटी मतलब एकता की कमी थी, ठीक है। जैसे अगर एक टीम के खिलाड़ी मिलकर नहीं खेलेंगे तो वो टीम हार जाएगी। तो उसी प्रकार जो राजपूत थे उनके अंदर कोई भी यूनिटी नहीं थी, तो इसी वजह से ये हार गए थे। और लैक ऑफ फोर साइटेडनेस ये भी था। फोर साइटेडनेस मतलब भविष्य का सोचना। हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच कर ही हमें अपने स्टेप्स लेने चाहिए। अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे और प्रेजेंट में बस अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है, और अपना पूरा दिन बिना कुछ काम करे ही बिता देंगे तो वो सभी हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने फ्यूचर को देखकर ही अपना
प्रेजेंट में काम करना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तभी जाकर आपके फ्यूचर भी सिक्योर हो पाएगा। तो इस चीज़ की कमी थी राजपूत में कि उन लोगों ने अपने भविष्य के लिए ज़्यादा सोचा नहीं। ये भी एक कारण था जिस वजह से राजपूत ख़त्म हो गए थे, नष्ट हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है द कास्ट सिस्टम। तो जो कास्ट सिस्टम है ये भी एक रीज़न था राजपूत का डिक्लाइनेशन का। जो जातिवादी होती है, जातिवाद, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होगा अगर लोगों के बीच में तो इससे यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, और यूनिटी ख़त्म हुई है तो कुछ भी ग्रोथ नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है द डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वर सम ऑफ द कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ राजपूत। तो इनकी जो सेना थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, जिस वजह से अगर कोई भी आक्रमण होता राजपूत पर तो उस आक्रमण में राजपूत हार जाते थे। ठीक है, ड्यू टू कमज़ोर सेना। तो आज हमने पढ़ लिया है नदर्न इंडिया के बारे में। ठीक है, नदर्न इंडिया वाला जो पोर्शन था अर्ली मेडिवियल पीरियड में, उसको हमने आज कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम सदर्न एरिया को कवर करेंगे। ठीक है, कि सदर्न इंडिया में कौन कौन से राजा रूल कर रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और ये रही आपकी स्माइली, इसकी तरह खुश रहो और अपना रिवाइज करते रहो। ठीक है, धन्यवाद।